गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स की अपनी सीरीज, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बड़ा हुआ है देश के अंदर, क्या क्या स्टेट के अंदर कुछ अच्छा होता हुआ हमें नजर आया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे जनरल कंसर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आज की पहली खबर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की पहली खबर हमें देखने को मिली है, वो कहां से देखने को मिली है, वो एक मिसाइल टेस्ट से देखने को मिली है। हम लोगों ने रिसेंट में अभी क्या किया है, हम लोगों ने रिसेंट में एक मिसाइल टेस्ट किया है। वो किसका टेस्ट किया है? आपका अग्नि 3 मिसाइल का टेस्ट किया। और वो कहां से किया है? आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। अब ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहां पे है? तो बेसिकली ये उड़ीसा जो आपका है, ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है, जो कि भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, वापस से अग्नि 3 मिसाइल का एक सक्सेसफुल परीक्षण किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये जिस ट्रेजेक्टिक पाथ और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई गई थी, उसको इसने क्या किया है, अच्छे से फॉलो किया है, और एक सक्सेसफुल हमारा क्या रहा है, एक परीक्षण रहा है। अगर हम बात करें अग्नि 3 मिसाइल की, तो बेसिकली ये क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये कि एक बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो सरफेस टू सरफेस क्या करती है, आपका वार करती है, टारगेट को क्या करती है, ग्रैब करने का कोशिश करता है। अगर हम इस बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ये अपना प्री डिफाइंड जो पाथ होता है, प्री डिफाइंड पाथ या प्री डिफाइंड ट्रेजेक्टरी जो है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह क्या करता है, आपका फॉलो करता है, जिसे हम ऑलरेडी कंप्यूटर से सिस्टम से क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से 23 नवंबर के दिन। अगर हम इससे देखें तो ये एक रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च था, ठीक है, जो कि हम हमेशा करते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि ये आपका जो है ये जो मिसाइल है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका मिसाइल है, जिसे हम अग्नि 3 के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो अग्नि 3 की अगर हम बात करें, तो अग्नि 3 मिसाइल जो है वो क्या है, एक इंडियन इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, मतलब टारगेट हिटिंग कैपेसिटी रखती है। इसे अगर हम लोग देखें तो इसे हमने इंडियन सर्विसेज में, इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस में, मतलब आर्मी के अंदर कब शामिल किया था? इसे हमने 2011 के अंदर क्या किया था, इसे शामिल किया था। अगर हम बात करें तो इस मिसाइल को बनाया किसने है, तो हमारा जो डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिफेंस रिलेटेड क्या करता है, रिसर्च करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया है, इस मिसाइल को बनाया है। और इस मिसाइल के साथ एक सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि ये आपका न्यूक्लियर वेपन कैरियर की तरह भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अगर हमें क्या करना है, फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करना है, तो हम इस अग्नि 3 जो मिसाइल है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये कितना वेट कैरी कर सकता है? 4290 किलो का क्या कर सकता है, वेट कैरी कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक सक्सेसफुल लॉन्च हम लोगों ने किया, एक सक्सेसफुल टेस्टिंग किया 23 नवंबर को। और उसमें हम अग्नि 3 के बारे में देखते हैं कि अग्नि 3 मिसाइल क्या है और इसमें हमें किन किन चीजों को देखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपका स्टार्टअप इंडिया कैंपेन से। एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम है। हमें पता है कि इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर, जिसे हम आज के समय में एक इम्बैलेंस इकोनॉमी बोलते हैं। इसे इम्बैलेंस इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ के 3 क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। 3 पैरामीटर ये होते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी है, वो सबसे पहले क्या करती है, अपना प्राइमरी सेक्टर क्या करती है, आपका डेवलप करती है। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। जब वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करती है, तो वो अपने यहाँ की फूड इनसफिशिएंसी जो है, खाने की दिक्कत जो है, उसे क्या कर लेती है, खत्म कर सकती है। मतलब वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती है। फिर उसे क्या डेवलप करना पड़ता है, अपना सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करना पड़ता है, मतलब उसे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ता है, उसे अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम करना पड़ता है, जिससे वो क्या कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। किस चीज में? अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फिर वो इकोनॉमी क्या करता है, अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर को क्या करता है, डेवलप करता है।
पर जब हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को डेवलप कर लिया और जब सेकेंडरी सेक्टर की बारी आई तो वो उसे डेवलप नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास क्या था, क्या बोल सकते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं था जिससे वो क्या कर सके, सेकेंडरी सेक्टर में लगा के उसे बूम पे ला सके। इसीलिए उसने सेकेंडरी सेक्टर को जितना डेवलप हो सकता था उतना किया और वो कहां चला जाता है, टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए चला जाता है। इसीलिए इंडिया की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस ग्रोथ बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने, अगर हम लोग देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या लेके आई, एक नई स्कीम लेके आई जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया एक नई स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई जिसमें हम अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहते हैं, बिजनेस करने, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स को क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया है, इसने क्या किया है, अपने पोर्टल, इनका जो पोर्टल है जिसका नाम क्या है, मार्ग पोर्टल, इस मार्ग पोर्टल के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब मार्ग पोर्टल क्या है, ये मार्ग पोर्टल एक पोर्टल है, ठीक है, जो कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम को चलाता है, जिसके अंदर मेंटरशिप, गाइडेंस, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिलाइसेंस एंड ग्रोथ, इन सबको फोकस करके क्या किया जाता है, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को क्या किया जाता है, आपका काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बड़ी खबर थी, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू मार्क पोर्टल के लिए इन्होंने क्या किया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब इससे क्या होने वाला है, इस मार्क पोर्टल से की जो एप्लीकेशन आएगा उससे क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, मेंटरशिप क्या की जाएगी, आपका प्रोवाइड की जाएगी, अच्छे से सेक्टर में किस तरह से बूम करना है, आपको अपने बिजनेस में किस तरह से आगे ले जाना है, या फिर अगर आपको एनरोल करना है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पेपर वर्क से बचते हुए आप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप स्टार्टअप स्कीम से जुड़ सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा, जिसको हमने 23 नवंबर 2022 को क्या किया है, लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, अगली खबर को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगली खबर हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपके कहां से, वो आपको देखने को मिलती है एक मिलिट्री एक्सरसाइज से। अगर हम लोग देखें तो इंडिया और इंडोनेशिया ने एक ज्वाइंट युद्ध अभ्यास किया है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, गरुड़ शक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये गरुड़ शक्ति अभ्यास ये पहले भी होता हुआ आया है और इसका जो नया सेशन है उसको हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। अगर हम लोग देखें तो ये कहां होता है, इंडोनेशिया में, जावा के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो इंडोनेशिया और आपका इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेस है उन्होंने क्या किया है, बायलैटरल इसे ज्वाइन किया है, दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये कहां होता हुआ नजर आया है हमें, ये हमें कारावंग के अंदर, कारावंग इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें इस गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास की, तो ये इसका कौन सा सेशन था, इसका कौन सा अभ्यास था, ये इसका 8th सेशन था, 8वां अभ्यास सेशन हमको देखने को मिलता है। अब इस पूरे के पूरे गरुड़ शक्ति से हमें क्या आउटकम मिलने वाला है, अगर हम आउटकम की बात करें तो इससे क्या मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इससे एक कॉपरेशन मिलेगा और एक इंटरपर्सनैलिटी डेवलप होगी दोनों की दोनों फोर्सेस के बीच में। अगर हम युद्ध के अंदर जाते हैं तो उसमें भी हमें क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। उस कोऑर्डिनेशन, उस अंडरस्टैबिलिटी, उस कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए इंडोनेशिया और आपका इंडिया जो है इस गरुड़ शक्ति अभ्यास को करता है, जिसका 8वां सेशन हमें क्या देखने को मिला है, अभी देखने को मिला है रिसेंट में। चलिए अगले खबर की बात करते हैं, अगली चीज को कवर करने की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड से। किसान क्रेडिट कार्ड के जो हमें खबर देखने को उसमें देखने को मिलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, कंटिन्यूअस मतलब जारी रखा है आपका क्या, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि हम लोन लेते हैं, जब हम लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि हम एक कार लोन लेते हैं, ठीक है, तो कार लोन के ऊपर हमें 7.5 से लेकर तो 11%, 12% तक क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर जब सरकार क्या करती है, इस लोन के ऊपर सब्सिडी देकर क्या करती है, आपसे 3% लोन ले, 300% लोन ले और बाकी जो अमाउंट है वो बैंक को क्या कर दे, आपका सरकार पे कर दे। तो उस टाइप के जो लोन होते हैं वो क्या होते हैं, आपका सबवेंशनल लोन होते हैं, जो कि सरकार की स्कीम के थ्रू चलाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन के लिए
एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटी को क्या करने के लिए, एम्पावर करने के लिए सरकार ने इस स्कीम को किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या करा है, जारी रखने का फैसला लिया है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 लाख रुपए तक का जो छोटा लोन है उसको हम क्या कर सकते हैं, केसीसी कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी बैंक है, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई जितनी भी बैंक है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो आरआरबीस हो, चाहे अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक हो, उन सबसे हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको 3% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, ठीक है, और बाकी जो आपका 7% का इंटरेस्ट रेट है वो स्कीम के थ्रू क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कि सरकार ने वापस एक नया निर्णय लिया, उसको हम देखते हैं। अगली खबर जो हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है मुंबई से। वो जो देखने को मिली वो हमें देखने को मिली कि जो मुंबई शहर है वो साउथ एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया जिसे हमने सीडीपी की क्लाइमेट एक्शन लिस्ट के अंदर क्या दी है, जगह दी है। अब हम बात करते हैं सीडीपी के बारे में। तो सीडीपी क्या है, एक कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है, कार्बन को किस तरह से कम किया जाए, किस तरह से कार्बन एमिशन को कम करके क्लाइमेट चेंज के फील्ड में हम एक अच्छा काम कर सकें, इसके लिए क्या किया गया है, इस लिस्ट ए के अंदर मुंबई शहर को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर हम लोग देखें तो एक सेशन है वो सीओपी, ठीक है। सीओपी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, जो कि इजिप्ट के अंदर हमें होता हुआ नजर आएगा, जो कि कार्बन चेंज के ऊपर बात करेगा, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेगा। उसके वो जो है उसके अंदर क्या किया गया है, मुंबई शहर को क्या किया गया है, पहला ऐसा शहर बनाया गया जो कि लिस्ट ए के अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया। मतलब हम इंडिया में कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन इमिशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी जिसे हम देखने को मिला। अब ये जो पूरी की पूरी समिट है वो किसके ऊपर काम करती है, ये पूरा की पूरा काम जो होता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर होता है, और हम अपने क्लाइमेट को किस तरह से सजो के रख सकते हैं, हमारी धरोहर को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर हम ये बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट खबर को क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपका एक मिशन से। वो मिशन है आपका अमृत सरोवर मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चालू की है, एक मिशन चालू किया है, जिसके अंदर उन्होंने टारगेट किया था 25,000 तालाब खोदने का, ठीक है, 25,000 पॉन्ड डिगिंग करने का, जो कि अमृत सरोवर स्कीम के अंदर हमने क्या कर दिया, अचीव कर लिया, हमने टारगेट अचीव कर लिया है। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो आजादी का महापर्व था 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके दिन हमने क्या किया था, आपका ये प्रण लिया था, हमने डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, अमृत सरोवर मिशन जो है उसकी तरह हम उसके अंतर्गत हम 25,000 पॉइंट को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 6 महीने के अंदर इस टारगेट को क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। जबकि अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 15 अगस्त 2023 तक क्या करेंगे, इन 25,000 पॉइंट्स को क्या करेंगे, क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, इनकी डिगिंग करने की कोशिश करेंगे। पर यह अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे रूरल इंडिया के लिए, कि हमने इस टारगेट को बिफोर 6 महीने पहले ही क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई इन पॉइंट का हम करेंगे क्या। तो देखिए, आज हम समझते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी को, तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक क्रूशियल सेक्टर है। इस एग्रीकल्चर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इरिगेशन की। जब हम लोग देखते हैं इरिगेशन के बारे में तो हमें देखने को मिलता है कि हम लोग इरिगेशन 3 टाइप से करते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, आपका कैनाल इरिगेशन। दूसरा जो है हम पॉन्ड और लेक के थ्रू करते हैं, और तीसरा जो है हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर के थ्रू क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। जिसमें अगर हम परसेंटेज देखें तो हमारा जो ग्राउंड वाटर के थ्रू जो इरिगेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 70 से 80% तक देखने को मिलता है। पर वही अगर हम कैनाल्स की बात करें तो 2 से 3% या 5%, अप्रोक्सीमेटली 5% तक हम कैनाल इरिगेशन करते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो पॉन्ड और क्या करते हैं, आपका किसके थ्रू करते हैं, आपका लेक के थ्रू करते हैं। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि हम लोगों ने इस ग्राउंड वाटर को क्या कर दिया है, धीरे धीरे करके खाली कर दिया है, ठीक है। और जब हमने इसे खाली कर दिया है तो इसे हमें एग्जांपल के तौर पे दिखता है बेंगलोर जैसी सिटी का, जिसका वाटर लेवल क्या हो चुका है, जिसका ग्राउंड वाटर एकदम से खत्म हो चुका है। यह सिचुएशन धीरे धीरे करके इंडिया के हर एक कॉर्नर में हमें देखने को मिलेगी।
अब इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैनाल्स इरिगेशन या पॉन्ड इरिगेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट मिले। इसी कंसर्न में हम लोगों ने क्या किया है, आपका इस स्कीम को लॉन्च किया था, जिसे हम अमृत सरोवर स्कीम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो कहां से देखने को मिलती है, तो जो अगली खबर हमें देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है क्रिकेट से। क्रिकेट से क्या देखने को मिलती है, तमिलनाडु टीम के एक बैटर है, एक बैट्समैन है, जिनका नाम क्या है, नारायण जगदीशन। इन्होंने क्या किया है, आपका जो घरेलू श्रृंखला है उसके अंदर क्या किया है, एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक ये किया है कि इन्होंने 141 बॉल के ऊपर एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर क्या किया है, आपका क्या करा है, बनाया है। वो स्कोर कितना है, 277 रन का। और ये जो किया है इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर किया है, जब ये क्या कर रहे थे, आपका तमिलनाडु की तरफ से आंध्र प्रदेश के खिलाफ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने एक न्यू रिकॉर्ड क्या किया है, आपका बनाया है, एक न्यू रिकॉर्ड क्या किया है, होल्ड किया है। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो ये रिकॉर्ड किनके नाम पे था, ये अली ब्राउन साहब के नाम पे था, जिन्होंने अपने नेशनल क्रिकेट के अंदर क्या किया था, आपका इसे स्कोर को इसको गेन किया था, जब इन्होंने क्या किया था, 268 रन बनाए थे एक दिन के अंदर, क्योंकि इनका हाईएस्ट स्कोर देखने को मिलता है। चलिए आगे अगली खबर हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एक किताब से। वो किताब जो कि किसके ऊपर लिखी गई है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट के ऊपर लिखी गई है, पुतिन साहब के ऊपर एक किताब लिखी गई है। वो किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम है एक्सीडेंटल जार। ठीक है, एक्सीडेंटल जार नाम की एक किताब लिखी गई, जिस किताब को लिखा है किसने, आपका एंड्रयूस एच साहब ने। इन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से रशिया जो है वो क्या किया है, आपका ग्रो किया है। लाइफ ऑफ द पुतिन को इन्होंने क्या किया है, हर एस्पेक्ट में कवर करने की कोशिश की है। उनकी गोल के बारे में बात किया है, उनके फियर्स के बारे में बात करा है, उनका विजन जो है रशिया के बारे में, उनके रशियन हिस्ट्री के बारे में उनको क्या सोचना है, 100 साल का जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया था उसके बारे में वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो सारी की सारी बातें इस किताब के अंदर लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, एक्सीडेंटल जार। ठीक है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन साहब की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए यह बात होती है आपका। आज के लिए इतना काफी था, मिलते हैं कल फिर कुछ नई न्यूज के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।